माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइसोमर्स में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में मैंने आपको एक पॉइंट बताया। पॉइंट क्या था कि ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से अराइज होते हैं, जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं, उन्हें हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। अब अगर फ्री रोटेशन से अराइज हो रहे हैं और उन्हें हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोल रहे हैं, तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में हमने बात करी। मैंने आपको न्यूमान बताया, मैंने आपको सोहर्स बताया। मतलब अगर फ्रंट से देखा तो उसे न्यूमान बोला, साइड से देखा तो सोहर्स बोला, और अगर उसे जो है किसी और तरीके से देखा तो वो क्या होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों मैंने आपको न्यूमान बताया, सोहर्स बताया, और उसके बाद फ्री रोटेशन कर करके मैंने आपको बताया कि भाई कार्बन के बीच में जब फ्री रोटेशन होता है तो इस रोटेशन के दौरान एट अ टाइम इक्लिप्स्ड और एट अ टाइम स्टैगर्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, एट अ टाइम इक्लिप्स्ड, एट अ टाइम स्टैगर्ड बन रहे होते हैं। तो ये अभी इक्लिप्स्ड है, अभी घुमाया तो स्टैगर्ड है, फिर से घुमाया इक्लिप्स्ड है, फिर से घुमाया स्टैगर्ड है, फिर से घुमाया इक्लिप्स्ड है, फिर से घुमाया स्टैगर्ड है। ठीक है, अब इस रोटेशन के दौरान बॉन्ड एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यहां पर हमने बात करी, मतलब इस पूरे टॉपिक में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों अभी हम से कोई पूछे कि हमें स्टेबल बनाना है, स्टैगर्ड बनाइए इक्लिप्स, तो क्रिस्टल क्लियर बात है, आप जो है जब भी आपको स्टेबल बनाना होगा आप यहां पर जो है इक्लिप्स ना बना करके स्टैगर्ड बनाएंगे। बट स्टैगर्ड में जो है आगे क्या बनाना होता है, तो इसके बारे में हम यहां पर आज बात करेंगे। क्या बात करेंगे देखिएगा, हम एक एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस को बोलेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। हम ब्यूटेन का जो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे, और इस एनालिसिस को करके हम पता लगाएंगे कि स्टेबिलिटी और एनर्जी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर ब्यूटेन के बारे में बात करें तो दिस इज द ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन में आप किसी भी एक करीना को फ्रंट मान लीजिए, किसी भी एक करीना को बैक मान लीजिए। मान लीजिए आपने इसको फ्रंट माना तो इसके बगल वाली को बैक मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जो है इस वाली करीना को फ्रंट माना तो इसके बगल वाली को बैक मानना पड़ेगा। मैंने सिमेट्रिकली डिवाइड कर लिया। इस फ्रंट करीना पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 कनेक्टेड है, इस बैक करीना पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 कनेक्टेड है। तो यहां पर अगर इसका मैं न्यूमान प्रोजेक्शन बनाऊं तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इस डॉट से एक CH3 एंड 2 हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस बैक करीना से भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर एक CH3 और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए। तो फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो इस तरह से हमने यहां पर ये फोटो बना दिया है, और फोटो बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर यहां पर बना, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि आगे वाले बॉन्ड और बीच वाले बॉन्ड के पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो थीटा 0 डिग्री है। इस कन्फर्मर का नाम होता है बेटा इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्लिप्स्ड कन्फर्मर में अगर हम बात करें, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं, इनके बीच में लगने वाले रिपल्शन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, किसी भी एक कार्बन को रोटेट करने वाले हैं, किसी भी एक कार्बन को जो है कांस्टेंट करने वाले हैं। जैसे मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाया,
जिसमें मैंने ब्यूटेन का एनालिसिस करने जा रहा था। तो बच्चों जब ब्यूटेन का एनालिसिस में करने जा रहा था तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये फ्रंट माना ये बैक माना, तो अगर आपसे कोई पूछे सर कौन सा फ्रंट माने कौन सा बैक माने, कोई सा भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि आपको तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, मतलब वो मान कर देगा। तो भैया जिसको फ्रंट माना, जिसको आपने फ्रंट माना उस पर एक CH3 और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड फ्रंट से जोड़ना एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, बैक कार्बन के बॉन्ड जो है बैक कार्बन से कनेक्ट करना। तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो यहां पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों ये मैंने अलग करके क्यों बताया, आपको इतना सा बताना चाहता हूं, फ्रंट के बॉन्ड फ्रंट से बनाना, बैक के बॉन्ड बैक से बनाना। अब यहां पर बच्चों हम एक एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे, आप देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज द ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में बेटा ये एक फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इसे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इसी तरह से ये बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड इस बैक कार्बन से भी बेटा एक CH3 और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, किसी भी एक कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और एक को रोटेट करेंगे, किसी भी एक कार्बन को कांस्टेंट करेंगे और एक को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो बेटा, एक को कांस्टेंट करो एक को रोटेट करो, तो अभी ये बॉन्ड एक दूसरे के सामने है, अभी बॉन्ड एक दूसरे के सामने नहीं है। अभी बॉन्ड एक दूसरे के सामने है, इसको मत देखो, सिर्फ बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को देखो। अभी बॉन्ड एक दूसरे के सामने है, अभी एक दूसरे के सामने नहीं है। अभी एक दूसरे के सामने है, अभी एक दूसरे के सामने है, अभी एक दूसरे के सामने नहीं है। फिर से एक दूसरे के सामने है मगर अब एक दूसरे के सामने नहीं है। फिर से एक दूसरे के सामने है, अब एक दूसरे के सामने नहीं है। फिर से एक दूसरे के सामने है, अब एक दूसरे के सामने नहीं है। फिर से एक दूसरे के सामने है, अब एक दूसरे के सामने है, अब एक दूसरे के सामने नहीं है। तो इस तरह से रोटेशन जब हम कर रहे हैं तो एट अ टाइम इक्लिप्स बन रहा है और एट अ टाइम स्टैगर्ड बन रहा है। एट अ टाइम इक्लिप्स बन रहा है, एट अ टाइम स्टैगर्ड बन रहा है। बस इसी का एनालिसिस यहां पर आप करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर एनालिसिस कैसे करने वाले हैं वो हम देखते हैं। हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो है एक जो है एंगल हम यहां पर लेंगे, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में एक एंगल लेंगे अल्फा, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल एंगल। मतलब जितने डिग्री से आप रोटेट कर रहे हैं, ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 एंड 360। दुनिया की किसी भी चीज को बच्चों अगर आप 360 डिग्री एंगल से घुमाएंगे तो वो आइडेंटिकल मिल जाती है। जैसे हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक कार्बन को कांस्टेंट कर कर एक को रोटेट करने वाले हैं। जैसे मैंने फ्रंट कांस्टेंट कर दिया, बैक घुमा दिया 60 डिग्री से, फिर से फ्रंट कांस्टेंट कर दिया, बैक घुमा दिया, अब तक 120 डिग्री से घूम गया। फिर से फ्रंट कांस्टेंट कर दिया, बैक घुमा दिया, 180 डिग्री से घूम गया। 180 पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। फिर से फ्रंट को कांस्टेंट करा, बैक को घुमा दिया, अब 240 डिग्री से घूम गया, 240 से घूम गया। फिर से फ्रंट को कांस्टेंट करा, बैक को घुमाया, अब 300 डिग्री से घूम गया। फिर से फ्रंट को कांस्टेंट करा, बैक को घुमाया, 360 डिग्री आ गया। मतलब दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप 360 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे तो वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। मतलब सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, उस स्ट्रक्चर्स में जो है कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
तो बच्चों अब हम यहां पर बात करते हैं, दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप 360 डिग्री एंगल से घुमाएंगे तो वो आपको आइडेंटिकल नजर आएगी। अब जब आइडेंटिकल नजर आएगी तो कैसे नजर आएगी, देखिएगा। हम यहां पर बेटा ब्यूटेन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो बच्चों यहां पर आप क्या कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो फ्रंट कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट करा, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, CH3 के सामने CH3 लगा दिया, H के सामने H लगा दिया, H के सामने H लगा दिया। ये इक्लिप्स कन्फर्मर मैंने कंफर्मेशन यहां पर हमने बना दिया है। यहां पर बेटा अभी आगे वाले बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है और अब तक हमने कोई रोटेशन भी नहीं करा है, तो रोटेशनल एंगल भी यहां पर 0 डिग्री है। तो फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे, बैक कार्बन को रोटेट करेंगे और देखेंगे कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब मैं फ्रंट को कांस्टेंट करने वाला हूं तो मैंने सारे फ्रंट एक साथ बना दिए। जब आप नोट कर रहे होंगे तब भी सारे फ्रंट कार्बन आप जो है एक साथ यहां पर ड्रॉ करेंगे, और जब एक साथ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। बच्चों फ्रंट कार्बन को हमने कांस्टेंट किया तो एज इट इज बना दिया, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब इस बैक कार्बन को बेटा 60 डिग्री से रोटेट करा तो ये CH3 रोटेट होके यहां पर आएगा तो यहां पर लगा दिया, ये H रोटेट होके यहां पर आएगा, यहां लगा दिया, ये H रोटेट होकर यहां पर आएगा, यहां लगा दिया। अभी अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो थीटा कितना हो गया, थीटा बोले तो डाइहेड्रल एंगल यहां पर जो है 60 डिग्री हो गया। और अभी आपने कितने डिग्री के एंगल से रोटेशन किया है, तो अल्फा रोटेशनल एंगल भी यहां पर 60 है भाई, ध्यान रखना 60 दिख नहीं रहा होगा तो 60 डिग्री से आपने रोटेट करा। अगेन बच्चों फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे, बैक कार्बन को रोटेट करेंगे, और जब हम यहां पर बैक कार्बन को रोटेट करेंगे, वेट, तो बच्चों बैक कार्बन को जब रोटेट करेंगे तो बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, अगेन 60 डिग्री से रोटेट करा तो CH3 इस जगह आ जाएगा, CH3 इस जगह आ जाएगा, H यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। वापस थीटा बॉन्ड के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री हो गया। अब तक रोटेशन के बारे में बात करें अल्फा तो 120 डिग्री हो गया। तो हम फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट कर रहे हैं, बैक कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, फ्रंट को कांस्टेंट कर रहे हैं, बैक को रोटेट कर रहे हैं। बैक को 60 से रोटेट करा, CH3 यहां आया, फिर से 60 से रोटेट करा, यहां आया। तो इस तरह से अब तक रोटेशनल एंगल जो है 120 डिग्री हो चुका है। अगेन बच्चों फ्रंट को कांस्टेंट कर कर बैक को रोटेट करेंगे, तो जैसे ही बैक रोटेट करेंगे CH3 रोटेट होकर इस जगह आ जाएगा, तो CH3 यहां आ गया, H यहां आ गया, ये H यहां आ गया। तो अब अगर हम चेक करें यहां से यहां आने पर अगर हम देखें तो अगेन थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया है और अब तक रोटेशन जो है 180 डिग्री हो गया है। 180 डिग्री अगर मैं आपको घुमा दूं तो आपकी मुंडी एक दूसरे के अपोजिट चली जाएगी या आपके अपोजिट चली जाएगी। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया, मतलब CH3 यहां से बिल्कुल अपोजिट चला गया। अगेन बच्चों फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट करेंगे, बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करा एंड बैक कार्बन को रोटेट किया तो ये रोटेशन होकर यहां पर आएगा और जैसे ही यहां पर आएगा तो यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H। अब थीटा इज इक्वल टू बच्चों यहां पर 0 डिग्री हो गया। अल्फा रोटेशनल एंगल के बारे में अगर हम बात करें, रोटेशनल एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर रोटेशनल एंगल जो है वो हो चुका है अब तक 240 डिग्री। अगेन फ्रंट को कांस्टेंट करेंगे, बैक को रोटेट करेंगे, तो जब बैक कार्बन को रोटेट करेंगे तो बच्चों ये CH3 रोटेट होके यहां पर आएगा तो इस जगह CH3 आ गया, ये H यहां आ गया, ये H यहां आ गया। तो अगेन यहां पर जो है अल्फा अब 300 डिग्री हो गया और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस रोटेशन के दौरान
अगर आप दोबारा से फिर रोटेट करते हैं तो वापस से बेटा ये CH3 इसके पीछे चला जाएगा तो 360 डिग्री रोटेशनल एंगल हो गया और 360 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जब हम कंफर्मेशन यहां पर बना रहे हैं, उन कंफर्मेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो इसके बाद डिसाइड हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सारे फ्रंट को एक साथ बना लिया। अब बैक कार्बन को मैं रोटेट करने लगा, बैक रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रोटेशनल एंगल कुछ नहीं करा तो 0 डिग्री और बॉन्ड के बीच का एंगल भी 0 डिग्री। अब हम बात करें बेटा, यहां पर फ्रंट को कांस्टेंट कर बैक को रोटेट करा 60 डिग्री से तो रोटेशनल एंगल 60 डिग्री आ गया और थीटा जो बॉन्ड के बीच का एंगल है वो भी 60 डिग्री आ गया। अगेन फ्रंट को कांस्टेंट कर बैक को रोटेट करा। जैसे ही बैक को यहां पर रोटेट करा बच्चों, रोटेट करने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो जैसे ही रोटेशन करा तो ये 120 डिग्री रोटेशनल एंगल हो गया। फिर से फ्रंट कांस्टेंट, बैक को रोटेट करा तो ये CH3 यहां आ गया, मतलब 180 डिग्री हो गया। फिर से रोटेट करा, CH3 यहां आ गया, यहां से वापस से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। रोटेशनल एंगल यहां पर जो है वो 240 डिग्री हो गया। फिर से रोटेट करा 300 डिग्री और फिर से रोटेट करेंगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर यहां पर मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने बात करी, ये रोटेशन वगैरह कर दिया। तो जब ये रोटेशन यहां पर हमने किया तो इस रोटेशन के दौरान एट अ टाइम इक्लिप्स मिला, एट अ टाइम स्टैगर्ड मिला। ये इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है या स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो बच्चों अगर यहां तक की कहानी के बात हम करें तो हमें इतना सा पता है, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। बच्चों कोई हमसे पूछ ले कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो भैया अगर स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा है तो एनर्जी जो है इक्लिप्स्ड की ज्यादा है। तो इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। तो हम इतना सा यहां पर कह सकते हैं कि भैया जो स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा इक्लिप्स से, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इक्लिप्स की ज्यादा होगी। तो बच्चों अभी इस एनालिसिस में आप देखिए, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। जब ये रोटेशन हुआ तो एट अ टाइम इक्लिप्स बना, एट अ टाइम स्टैगर्ड बना और इस तरह से रोटेशन होता रहा। तो बच्चों जब रोटेशन होता रहा तो मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया हमने E2, इसको नाम दे दिया E3, इसको नाम दे दिया E4, इसको नाम दे दिया E5 और इसको नाम दे दिया E6। ठीक है, तो बताइए E मतलब एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं इक्लिप्स का एनर्जी ज्यादा या स्टैगर, तो आप कहेंगे सर इक्लिप्स। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं क्या E1, E3, E5 का एनर्जी जो है E2, E4, E6 से ज्यादा होगा? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहां पर बेटा हम ये कह सकते हैं कि E1, E3, E5 is greater than E2, E4, E6। इनका एनर्जी जो है वो ज्यादा रहेगा। मतलब इनका एनर्जी क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि इतना सा पता है ये इक्लिप्स्ड है और ये क्या है, स्टैगर्ड है। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक बार में समझ में नहीं आती है तो जिसको लगता है वो गजनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों इक्लिप्स्ड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन बोला है। बच्चों इस बॉन्ड से एक बड़ा ग्रुप जुड़ा और दूसरा भी बड़ा ग्रुप जुड़ा, तो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन लगता है। देखिएगा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन का नाम हमने बोला टॉर्शनल स्ट्रेन। यहां बड़ा ग्रुप, यहां बड़ा ग्रुप, इनके बीच में भी स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है और इस रिपल्शन का नाम होता है बेटा स्टेरिक रिपल्शन या वॉन डर वाल रिपल्शन। तो यहां पर बड़े बल्कि के बीच में भी रिपल्शन है और टॉर्शनल रिपल्शन भी है। तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से बच्चों इसका नाम दे दिया जाता है परफेक्ट इक्लिप्स्ड।
परफेक्ट इक्लिप्स्ड या फुली इक्लिप्स्ड। बच्चों इसको देखिएगा, ये बल्कि है, ये हल्की है, मतलब ये बल्कि और इसके सामने कोई हल्की आ जाए तो भैया कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। तो यहां पर सिर्फ टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, और जब टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा तो इसका एनर्जी उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो इसका नाम होगा पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो इसको पार्शियल इक्लिप्स्ड यहां पर बोलेंगे। तो बच्चों अब मैं यहां पर एक कंक्लूड कर सकता हूं कि E1 का एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो परफेक्ट इक्लिप्स्ड है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, स्टेरिक रिपल्शन भी है। अब यहां पर बच्चों हम बात करें, यहां भी बल्कि हल्की है, तो यहां पर सिर्फ टॉर्सनल रहेगा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो E5 और E1 में एनर्जी किसका ज्यादा? सर E1 का। E3 और E1 में किसका ज्यादा? E1 का। E3 और E5 का एनर्जी बराबर। तो यहां पर बच्चों हम ये लिख सकते हैं E3 इज इक्वल टू E5। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, जब दो बड़े बड़े ग्रुप यहां पर जो है दिए हुए हैं स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड। बच्चों इस स्टैगर्ड में अगर ये बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो इस स्टैगर्ड का नाम होता है गॉश। इस स्टैगर्ड फॉर्म में अगर बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो इसका नाम होता है गॉश। और अगर ये बड़े बड़े ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो इस स्टैगर्ड का नाम होता है आंटे। तो बच्चों ये गॉश है, ये गॉश है, ये आंटी है। यहां पर ये बल्कि एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हैं, और जब 60 डिग्री के एंगल पर हैं तो थोड़ा स्टेरिक फील होगा। यहां पर बात करें, ये बल्कि 60 डिग्री के एंगल पर है, थोड़ा स्टेरिक फील होगा। तो स्टेरिक यहां भी लगेगा, मगर ये दोनों बल्कि एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं। तो आप देखिए, आप फटाफट से देखिए, कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो यहां पर कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है हम यहां पर कह सकते हैं कि भैया E2 का एनर्जी और E6 का एनर्जी ज्यादा होगा E4 से। तो यहां पर एनर्जी के ऑर्डर में हम ऐसा लिखेंगे कि भैया E2 इज इक्वल टू E6 ग्रेटर देन E4। तो ये एक एनर्जी का ऑर्डर आ गया, और जब ये एनर्जी का ऑर्डर यहां पर आया तो इससे ये एनालिसिस हुआ कि E1 का एनर्जी तो मैक्सिमम था, फिर उसके बाद E3 इज इक्वल टू E5 आया, फिर उसके बाद E2 इज इक्वल टू E6 आया, फिर उसके बाद E4 आया। ठीक है, तो ये एक ग्राफ हम यहां पर बनाने जा रहे हैं। जब रोटेशनल एंगल 0 डिग्री था तो एनर्जी E1 था। तो भैया जब रोटेशनल एंगल यहां पर 0 डिग्री था तो एनर्जी को E1 रखा, 0 डिग्री एनर्जी E1। नेक्स्ट, जब रोटेशनल एंगल 60 डिग्री था तो एनर्जी E2 था, मतलब यहां पर जब ये 60 डिग्री था तो एनर्जी E2 था। इसी तरह से बच्चों जब रोटेशनल एंगल जो है 120 हुआ तो एनर्जी E3 हो गया, तो यहां पर 120 पर जो है ये E3 हो गया। फिर अगेन जब रोटेशनल एंगल 180 हुआ तो एनर्जी E4 हो गया, तो ये 180 पर जो है E4 पर पॉइंट लगेगा। इसी तरह से बच्चों जब रोटेशनल एंगल जो है 240 हुआ तो एनर्जी E5 हो गया, तो 240 पर जो है एनर्जी जो है E5 हो गया। और अगेन जब यहां पर रोटेशनल एंगल जो है 300 हुआ तो एनर्जी E6 हो गया, तो 300 पर एनर्जी E6 यहां पर लगा दिया। अब इनको मिला देंगे, और जब इनको मिलाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा, और वापस से रोटेट कर देंगे 360 पर तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो बच्चों इस एनालिसिस में हमने क्या सीखा? इस एनालिसिस में हमने इतनी सी बात यहां पर सीखी कि जब कभी भी जीवन में आपको कभी मोस्ट स्टेबल बनाना है तो भैया मोस्ट स्टेबल जो बनेगा उस मोस्ट स्टेबल का नाम होता है आंटे, और मोस्ट अनस्टेबल बनाना है तो उसका नाम होता है परफेक्ट इक्लिप्स्ड। परफेक्ट इक्लिप्स्ड का एनर्जी मैक्सिमम है। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है गॉश, और इस वाले का नाम होता है पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो बच्चों इस एनालिसिस से हमें यह पता लगा, जब कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि स्टेबल बनाइए तो स्टेबल में स्टैगर बनेगा या इक्लिप्स बनेगा,
तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। अगर एग्जामिनर हमें बोले कि स्टेबल बनाइए, तो स्टेबल अगर बनाना है तो भैया आप ध्यान रखिएगा, आप स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स के कंपैरिजन में। अब इस इक्लिप्स के भी, स्टैगर्ड के भी दो फॉर्म है, एक का नाम है आंटे और एक का नाम है गॉश। इसी तरह से बच्चों इक्लिप्स के भी दो नाम है, एक का नाम है पार्शियल इक्लिप्स और एक का नाम है फुली इक्लिप्स या परफेक्ट इक्लिप्स। तो बच्चों यहां पर आते हैं, कहानी को समझते हैं। कहानी क्या है कि मोस्ट स्टेबल बनाना है तो इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे, स्टैगर्ड में गॉश बनाएंगे या आंटे। आंटी का एनर्जी कम है मतलब बड़े बड़े ग्रुप को 180 डिग्री के एंगल पर रखना है, तो इस आंटी जी का एनर्जी कम है तो यहां पर आंटी जी बनेगी। अब हम बात करें गॉश बनाए या पार्शियल बनाए, मतलब गॉश बनाए या पार्शियल बनाए, तो भैया आप यहां पर देखिएगा गॉश का एनर्जी कम है, फिर पार्शियल, फिर परफेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर हमारे सामने आ गया। तो बच्चों आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा कि मोस्ट स्टेबल बनाइए, तो स्टैगर्ड बनाना है। स्टैगर्ड मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का रखना है। अब स्टैगर्ड में गॉश बनाना है या आंटी बनाना है, यहां पर अब जो है ये दुविधा का सवाल है। तो अगर स्टेरिक रिपल्शन को कम करना है तो आपको गॉश बनाना नहीं है, आपको आंटी बनाना है। तो बच्चों यहां पर हमने एक एनालिसिस किया, ये कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना सर, करना क्या है, सिर्फ इन भाई साहब का पता लगाने के लिए हमने ये सारी रामायण यहां पर लिखी। तो जब भी बनाएंगे, अगर कोई आपसे, मैं आपको क्लास में पूछूंगा कि मोस्ट स्टेबल बनाना है, स्टैगर्ड बनाए, इक्लिप्स बनाए, तो आप कहेंगे स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में गॉश बनाए या आंटे, आप कहेंगे आंटे। तो यहां पर इस तरह से आपको याद रखना है। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, EtCH2 एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। बोला जाए इसका मोस्ट स्टेबल बनाइए, तो भैया मोस्ट स्टेबल में फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इससे एक इथाइल, एक H, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब बच्चों फटाफट से बताइए स्टैगर्ड बनाए या इक्लिप्स बनाए, तो आंसर आता है सर स्टैगर्ड बनाइए। स्टैगर्ड मतलब एंगल जो है 60 डिग्री का रखिए। अब स्टैगर्ड में जो है गॉश बनाए या आंटी बनाए, तो भैया मोस्ट बल्की ग्रुप को एक दूसरे के अपोजिट ले जाना है। ये मोस्ट बल्की ग्रुप है, अगर इसको यहां ले गए तो गॉश बन गया, थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा, यहां भी लगेगा, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट ले जाइए ताकि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, और बाकी के दो हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो बच्चों एक बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, आपको याद क्या रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मोस्ट स्टेबल बनाइए, तो मोस्ट स्टेबल में आप जो है इक्लिप्स बनाएंगे या स्टैगर्ड बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट स्टेबल में आप जो है इक्लिप्स नहीं बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे। स्टैगर्ड में गॉश बनाएंगे या आंटे। गॉश मतलब बड़े ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर गॉश, और अगर बड़े ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर तो बोलेंगे आंटे। बट इसमें हमें एक नोट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, और वो नोट क्या है, नोट है इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन गॉश फॉर्म is more stable than ante. If hydrogen bonding is present, then Gauss form is more stable than ante. बच्चों यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला कोई भी जेड ग्रुप, जैसे खुद OH ही आ जाए, या फिर NH2 आ जाए, या फिर CHO आ जाए, या फिर फ्लोरीन आ जाए, या फिर कोई एसिड आ जाए,
डैश डैश डैश, कोई भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो वो ग्रुप आ जाए तो क्या होगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यहां पर डिस्कस करते हैं। CS2OH OH इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका नाम है। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इससे एक OH और एक H जुड़ा है। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, इससे भी एक OH और एक H जुड़ा है। मैं यहां पर दो फोटो बना रहा हूं ताकि आपका आंसर गलत ना रहे। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, फ्रंट से एक OH, दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन जब सर्कल से रिप्रेजेंट करेगा तो भैया बैक कार्बन जब सर्कल से रिप्रेजेंट करेगा तो बैक से भी एक OH और एक दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अगर OH को यहां पर हमने जोड़ दिया 60 डिग्री पर तो यह बन गया बेटा गॉस। मान लीजिए इस बैक कार्बन से जुड़े हुए OH को मैंने अपोजिट जोड़ दिया तो यह बन गया आंटी। जनरली गॉस ज्यादा स्टेबल या आंटी, तो क्रिस्टल क्लियर है सर आंटी ज्यादा स्टेबल है। मगर यहां पर जो है इस हाइड्रोजन को जो है इस ऑक्सीजन को देखकर कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस समय बच्चों गॉस इज मोर स्टेबल देन आंटी। तो बच्चों अब क्या, अब तो दिमाग का दही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दही होता है और उस दही में से निकलता है मक्खन, और मक्खन निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर इतना सा याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 डिग्री पर लगाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 डिग्री पर लगाएंगे और स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180 डिग्री एंगल पर लगाएंगे। तो यहां पर फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इससे एक CS3, एक H, एक OH जुड़ा। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब स्टैगर्ड बनाना है, क्लिप स्टैगर्ड। अब ध्यान दीजिएगा स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180 पर, तो इस बैक कार्बन पर यह स्टेरिक रिपल्शन वाला ग्रुप है, यहां लगाया तो थोड़ा थोड़ा स्टेरिक यहां भी लगेगा, इसलिए इसके जस्ट अपोजिट लगा दिया। तो भैया याद रख लेना, एक ट्रिक भी लिख लेना, स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180 डिग्री पर लगाना है, लगा दिया साहब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 डिग्री के एंगल पर लगाना है, तो यह भी लगा दिया है साहब, 60 डिग्री के एंगल पर लगा दिया और यह मोस्ट स्टेबल बन गया। तो इस तरह से आप बच्चों यहां पर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कल आपके टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए थे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर जो है ये तो खत्म हुआ। 31 को बच्चों हम एक गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं होटल क्लार्क इन कोटा। तो क्लार्क इन में जो है जितने भी DN ब्रांड के स्टूडेंट्स हैं हम सब वहां पर मिलेंगे। आप अगर आ रहे हैं तो कुणाल सर को अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, मतलब अपना नाम और अपना जो यहां का आईडी है वो उन्हें भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो है वहां पर एक स्मूथ प्रोसेस से मिल पाए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मिल चुके हैं जो आ रहे हैं, जो वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें DN ब्रांड टी-शर्ट जो है वहां पर दिया जाएगा, तो मजे कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।